हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रहा होगा बच्चों। तो लास्ट लेक्चर जो था मैंने आपको एक एनुअल एग्जाम्स का जो सैंपल पेपर्स था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, सेट ए मैंने आपको करवाया था। तो कई बच्चों का ये कमेंट था कि सर सेट बी भी करवाइए। तो बच्चों आपके लिए सेट बी लेकर के आ गया हूं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये भी बच्चों आपके 60 मार्क्स के ही क्वेश्चंस हैं। तो देखो इस 60 मार्क के क्वेश्चंस में आपको जो है क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। जैसे एमसीक्यूज है, राइट। 10 एमसीक्यूज हमने यहाँ पे लिया है जो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, है ना। उसके बाद जो है बच्चों 10 हमने फिलोसफी लिए हैं आपके सेट बी में, ठीक है। उनके बाद जो है आपको मैचिंग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड उसके बाद जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे एंड उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप आंसर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये आपको क्या था कुछ ये एक सैंपल पेपर मैंने आप लोगों के तैयार किए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं या इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बट इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है कई बुक स्टडी करके जो फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको इस सेट में भी रखा है। जैसे हमने सेट ए करवाया था आपको, उसी तरीके से सेट बी भी है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। और इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो कंप्लीट वीडियो देखें। इन सभी क्वेश्चंस के एक एक पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट के साथ करवाने वाला हूं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम आपको एक पीपीटी के माध्यम से आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये आ गया आपके सामने, ठीक है। एक एक करके तो सैंपल पेपर्स है ऑफ मैथ्स का है, एनुअल एग्जामिनेशन जो है। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा बच्चों। देखो क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेस 45% इन अ फ्रैक्शंस। तो 45% को हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में करना है। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो, किसी भी फ्रैक्शन यानी हमें कह रहा है इसको, तो सबसे पहले जैसे आप कैसे लिखो 45 और जब भी परसेंटेज हटाते हैं रिमूव करते हैं तो 100 आ जाता है, राइट। तो देखो अब इसको डिवाइड करो तो ये क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 9 5 5 दूनी 10 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना, तो आपका क्या आ जाएगा 9/20। ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखो यस ए ही है बच्चों, तो ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज याद रखना, जब भी ये परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100 होता है बच्चों। क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है। जब भी परसेंटेज होगा ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पर 100। ये बात आपको याद रखनी है ना। सो वही मैंने किया, परसेंटेज को रिमूव किया तो नीचे 100 आ गया, तो 45/100। अब जिस सेम नंबर से कट रहा है हमने काट दिया, 5 से इसको काट दिया 5 से, तो 9 बाय क्या हो गया 20। अब इसके बाद ये कटने वाला है नहीं, तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन होता है क्या, न्यूमरेटर। फ्रैक्शन जो होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रैक्शन बोलते हैं ना। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज नोन एज अ फ्रैक्शन। यही तो क्या थे क्वेश्चंस में, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या है, 30% ऑफ RS40 इज इक्वल टू, यानी 30%, यानी 40 रुपीज का 30% क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, 30% तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई कितना 40। अब ये 0 से ये 0 कैंसिल्स, ये 0 से ये 0 कैंसिल्स हो गया, तो क्या हो जाएगा 3 into 4, 3 into 4 क्या हो जाएगा 12। ये क्या आ जाएगा आपका RS12, यानी 30% जो होगा ना 40 रुपीज का 12 रुपीज होगा। कितने रुपीज होगा, 12 रुपीज। 12 रुपीज है ऑप्शंस में, यस सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछे जा रहे हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को ना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको एकदम पूरे 100 जो 60 मार्क्स के पेपर है ना 60 आउट ऑफ 60 ला सकते हैं।
अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करा रहा हूं, राइट। और इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर भी सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस करवा रखे हैं। अगर आप चैनल पे विजिट करके देखेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखे क्लास 5th का, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, है ना। अलग अलग राइटर का भी मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखे हैं आप लोगों को 1 to 1, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स। देखो ये आपको क्या दे रखा है, एक पैटर्न दिया हुआ, क्या दिया है, पैटर्न्स। इस पैटर्न को समझने के बाद ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आने वाला है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस है। इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। तो चलिए सोचिए। तो देखो सबसे पहले बच्चों आपको 1 दिया हुआ है, 3 है, 6 है, क्वेश्चन मार्क्स और 21 है। अब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हो कि सर इसका ए है या बी है या सी है या डी है, जो आपको लगता है वो आप देख सकते हो। फिर मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूं, आप मैच भी कर सकते हो अपने आंसर्स को, है ना। चलो तो देखो क्या हो रहा है। अगर मैं इसको पैटर्न देखूं बच्चों, तो 1 में हम क्या कर रहे हैं, 1 में क्या कर रहे हैं, 1 में अगर हम क्या करेंगे, इसको 2 अगर ऐड कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम क्या करेंगे 2, तो ऐसे करेंगे 3 बन गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए ये भी तो बात नहीं बन रहा ना। अच्छा 3 बन जाए 3, इसको अगर हम ऐसे करके देखें 4 का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 3 के अंतर आ रहा है। अच्छा देखो इन दोनों के बीच की अगर बात करूं तो मैं देखो यहाँ पे 2 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 2 ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगा। इसमें अगर हम 3 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 ऐड कर रहे हैं तो देखो ये आ जा रहा है। अच्छा यहाँ पे 10 भी तो है ना बच्चों, तो इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं 4 ऐड कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। इसमें ऐड करेंगे कितना, 5 भी ऐड करेंगे, और इसमें ऐड कितना करेंगे, 6 ऐड करेंगे। देखो पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। यह इस दोनों के बीच में देखो आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं ना तो क्या हो रहा है, 3 बन जा रहा है। 3 में अगर फिर हम 3 ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 6। 6 में अगर आप 4 ऐड करो तो क्या बन जा रहा है, 10 बन जा रहा है। और 10 में अगर आप 5 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में अगर आप 6 ऐड करोगे तो क्या होगा, 21 होगा। इसका मतलब जो हमने पैटर्न लगाया है ना वो करेक्ट है, यानी ओवरऑल क्वेश्चन मार्क की जगह 15 आएगा, 15 आएगा। तो ए है बच्चों आपका आंसर। तो ए क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस कर रहा है, 15 रिप्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, 15 रिप्लेस कर रहा है। तो ये पैटर्न टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपको अच्छे से एकदम ध्यान लगा करके पैटर्न को पहचानना पड़ता है। अगर आप पैटर्न को अच्छे से पहचानते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना, तो आपका आंसर एकदम 100% करेक्ट आएगा। जो देख रहे हैं आप, इस पैटर्न्स को हमने जो अंडरस्टैंडिंग किया, ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन के अप्रोच को लेना है कि कौन सा पैटर्न वैलिड हो रहा है। जो पैटर्न वैलिड होगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आइडेंटिफाई द पैटर्न्स रूल्स। अच्छा यहाँ पे भी आपको पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ देखो 100 दिया हुआ है, उसके बाद क्या 95 है, फिर 90 है और 85 है, और ये क्वेश्चन मार्क्स है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू आएगा, तो आप इस पैटर्न को पहले समझें। देखो 100 में से अगर आप 5 माइनस कर रहे हो तो 95 आ रहा है, और 95 में से अगर आप 5 माइनस कर रहे हो तो 90 आ रहा है। 90 में से अगर 5 माइनस कर रहे हो तो क्या हो रहा है, यानी हम क्या देख पा रहे हैं, इस पैटर्न को -5 हो रहा है, फिर इसमें भी -5 हो रहा है, इसमें भी -5 हो रहा है, और इसमें भी तो -5 होगा, तो क्या हो जाएगा 80 आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 80। यानी जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, इस क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस कर रहा है, 80 कर रहा है। तो 80 देखो आपके पास 3 ऑप्शंस है, तो सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अंडरस्टैंड यू नॉट, क्लियर आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 2 hours 10 minutes इक्वल क्या मिनट्स होगा। देखो 2 hours दे रखे हैं आप, और उसके बाद क्या देखे 10 मिनट्स है, तो इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट एक याद रखना होगा बच्चों, 1 आवर में क्या होता है 60 मिनट होता है,
क्या होता है 1 आवर में 60 मिनट्स होता है, और हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 आवर्स 10 मिनट्स है। इसे मैं कन्वर्ट किसमें करना है, मिनट्स में। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 60 और प्लस क्या हो जाएगा 10, तो 62 से क्या होगा 120 प्लस 10, तो क्या आ जाएगा 130 मिनट आ जाएगा। क्या होगा आंसर आपका 130 मिनट्स आ जाएगा, है ना। तो आपके जो है बी क्या होंगे, करेक्ट आंसर्स होंगे। बी क्या होंगे बच्चों, करेक्ट आंसर होंगे। क्लियर आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, दैट्स ग्रेट। चलो तो इसको टिक कर लीजिए आप। और अगर आप इनको सॉल्व कर पाते हो ना तो खुद से भी एक बार ट्राई जरूर करो। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना, क्योंकि मैं तो आपको करवा ही रहा हूं हर एक क्वेश्चंस को, तो आपको सीखने को मिल जाएगा। तो आप जैसे अभी है इनको आप रोक करके खुद एक बार ट्राई जरूर करें। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप जैसे मैं सॉल्व करा रहा हूं आप सॉल्व करके अपने आंसर चेक कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन 6 में कह रहा है 1940 आवर्स इन 12 आवर क्लॉक इज राइट। तो देखो आपको जो है ना टाइम जो होता है दो तरीके का क्लॉक में होता है, एक आपको पता है 12 आवर क्लॉक्स होते हैं और एक 24 आवर क्लॉक्स होता है जो आप रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे, इन सब पे आप देखते होंगे, है ना। अच्छा तो हमें कह रहा है 1940 आवर्स इन 12 आवर क्लॉक्स में हमें बताना। तो देखो 1940, तो अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूं, देखो 12 आवर क्लॉक में हमें कन्वर्ट करना, तो 12 इसमें से क्या होगा, 12 आवर को अगर आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। देखो 0 आ गया, 4 आ गया और ये कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 0, तो कितना बच रहा है हमारे पास 7:40, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा पीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 7:40 पीएम है, यस बी है आपका, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको याद होगा टाइम्स का, जैसे क्या होता है 12, ये जो बजता है दिन के 12 बजता है ना, जैसे आप घर ही देखते होंगे 12 आवर क्लॉक्स में, तो 12 बजने के बाद 13 बजता है, फिर 14 बजता है, 15, है ना, वो पीएम का होता है। क्या होता है पीएम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएम। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, पीएम का फुल फॉर्म बताइए और एएम का, है ना। तो कई बच्चे प्राइम मिनिस्टर में बोल देना, है ना, टाइम के अकॉर्डिंग बोलना है कि पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और एएम का फुल फॉर्म क्या होता है ये कमेंट सेक्शन में आप बताइए, और साथ में अपना नाम भी लिख देना, है ना। चलो तो पीएम समझ में आ गया आपको, एएम, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है। इनका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया। अगर आपने बी को टिक किया है तो आपके आंसर करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहे हैं which of the following units is used to measure volume। देखो वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट होता है, जैसे क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, पिरामिड्स हो गया, ये सभी क्या है सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है हमारे पास, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। तो अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर के रूप में ले लूं, है ना, तो इसका जो यूनिट बनेगा ना वो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। और अगर मैं मीटर ले लूं तो मीटर क्यूब बनेगा, और अगर मैं मिलीमीटर ले लूं तो मिलीमीटर क्यूब बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, हाइट भी होता है। इसी वजह से देखो इसका पावर 1 2 3 पावर 3 हो गया, इसीलिए हमने क्यूब लिखते हैं। तो इसमें देखो क्यूब है, यस क्यूब वाले जो यूनिट्स होंगे ये आपके ये होंगे, ठीक है। ये जो है आपके स्क्वायर वाले हो जाएंगे, ये आपके पेरीमीटर वाले हो जाएंगे। तो स्क्वायर से भी आप पता कर सकते हो कि हमें वॉल्यूम है या एरिया है या पेरीमीटर है। देखो पेरीमीटर अगर कहता तो ये वाली बात होती, क्योंकि पेरीमीटर में सिर्फ लेंथ आता है। अगर एरिया कहता तो लेंथ इंटू ब्रेथ आता है, तो ये स्क्वायर वाला पार्ट होता है। और अगर वॉल्यूम कह रहा है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, जो आपके ये आंसर है। क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना वॉल्यूम, वॉल्यूम कहता तो 3 पावर होना चाहिए, एरिया कहेगा तो 2 पावर होना चाहिए, पेरीमीटर कहेगा तो 1 पावर होना चाहिए, है ना, जो इसका है। बात समझ में आ गई, तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। ओके चलो आपने अगर इसको टिक कर रखा है तो आपके करेक्ट आंसर है।
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या कह रहा है? एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ऑब्ट्यूस एंगल होता है या स्ट्रेट एंगल होता है? तो मैं आपको इसको एक एक करके समझाता हूं। देखो एक्यूट एंगल्स क्या होता है बच्चों? पहला की बात करो, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, क्या होता है? 0 डिग्री टू 90 डिग्री, यानी इस दोनों के बीच के जो एंगल होता है उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ऑब्ट्यूस एंगल्स क्या होता है? जो 90 डिग्री से और 180 डिग्री के बीच के एंगल जो होते हैं उनको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल्स बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है बच्चों? ये जो होता है 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल्स की अगर बात करें 270 डिग्री से हो जाता है ना, इसको रहने दो, आप स्ट्रेट एंगल पहले समझो। स्ट्रेट एंगल क्या होगा? 0 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में क्या होता है? स्ट्रेट एंगल्स हो गए। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होता है? 270 डिग्री से, है ना, 3 डिग्री 270 डिग्री टू क्या होगा? 360 ले लो आप। लेकिन हमारा आंसर क्या है सर? आंसर देखो बच्चों, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच के जो एंगल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो देखो 90 डिग्री 180 डिग्री के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल्स। तो ये क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा अगर होता है तो हम उनको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, जो आपके आंसर्स होते हैं। क्लियर होगा? एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ये सारे एंगल आपको पता है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है? व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स? देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है बच्चों? जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना, तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है ना, तो हम उसको कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं एक एंगल दिया हुआ है, दूसरा एंगल बताओ। तो अभी हमने क्या आपको याद कराया कि एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है ना, तो हम उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जिसमें से एक एंगल हमें दे रखा है 47 डिग्री, तो हमको एंगल क्या निकालना है? बी निकालना है। तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 47। तो 180 डिग्री से 47 लेस करो, तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। ये बच गया 7, 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 3, और ये क्या हो जाएगा? 1। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास? 133 डिग्री, है ना। तो एंगल बी का जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या होगा? 133 डिग्री। ठीक है, ये 133 डिग्री जो है हमारा आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब ऑप्शन में देखो है 133 डिग्री है, यस ए है बच्चों, तो ए क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। क्लियर आ गया समझ में? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या रहा है? द पेरीमीटर्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कल्स, वैसे सर्कल का तो पेरीमीटर होता नहीं है, सर्कमफ्रेंस होता है, लेकिन आपको घुमा के पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वही होता है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल वही होता है, लेकिन वर्डिंग चेंज है। तो यहां पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम ने या सर ने तो हमको करवा ही नहीं रखा है, हमें तो ये करा रखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पेरीमीटर तो किसी बुक में नहीं है ना। लेकिन बच्चों दोनों की मीनिंग एक ही होता है, तो ये बात आपको माइंड में होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम लोग क्या कह सकते हैं? सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सर्कमफ्रेंस, क्योंकि जो सर्कल होता है ना इसका सर्कमफ्रेंस होता है, और जो हम ये फिगर लेते हैं इसका हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, तो सर्कल का क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। इसी को वर्डिंग घुमा दिया है, द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड क्या होगा? सर्कमफ्रेंस, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। चलो, तो ये क्या थे बच्चों? आपको 10 एमसीक्यूज दिए जा रहे थे, जो आपको अच्छे से आपने कर लिया। अगर 10 के 10 अगर आपने सही किया है तो 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसमें मान लो आपने 8 सही कर दिए तो 8/10 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद भी अपने आप को जज कर सकते हो कि आपने इस 10 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या आएगा? फिलिप्स के क्वेश्चंस आ गए। फिलिप्स में क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखो, टू चेंज फ्रॉम स्मॉलर यूनिट्स टू बिगर यूनिट्स। देखो स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है, DIVID,
छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सेकंड क्या है? द स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेजर्स करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो क्या होता है बच्चों? लीटर होता है। क्या होता है? लीटर होता है, LITR, लीटर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? A leap year has dash day। एक लीप ईयर्स में क्या होता है? 366 डेज होता है, ये याद रखना। वन लीप ईयर्स में क्या होता है? 366 डेज होता है। और नॉर्मल डेज में क्या होता है? 365 डेज होता है। लीप ईयर्स होता है एवरी 4 इयर्स के बाद आता है बच्चों, ये याद रखना। लीप ईयर्स क्या होता है? एवरी 4 इयर्स के बाद आता है। और कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। और नॉर्मल डेज में क्या होता है? 365 डेज होता है। अच्छा, देयर आर डैश डेज इन अ वीक। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? तो 1 वीक में आपको पता है 7 डेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन में कह रहा है RS 13.5 को हमें क्या करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे? तो देखो बच्चों, ये रुपीस है, तो रुपीस तो 1300, ये क्या हो जाएगा? इंटू 100 प्लस 50 पैसे हैं, तो आप इसको क्या करोगे? 350 आप पैसे लिख सकते है ना। 1350 पैसे हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं, तो 1300 रुपया में 13 रुपया होगा, और प्लस 50 पैसे हैं, तो ये आपका आ जाएगा 135 पैसे हो सकता है, ठीक है। ये आपके 125 जो थे आपके फिलअप्स हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमें क्या रहा है, आपको ये फिलअप्स के ही पार्ट है, 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है, 10 दिया हुआ है, फिर 14 है, फिर 19 है, फिर 25 है, 32 है। तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या पैटर्न हो सकता है जो इस क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस कर सकता है? ठीक है, गेस कीजिए आप भी। देखो यहां पे हमने क्या देखा कि 4 ऐड हुआ है, यहां पे हमने क्या देखा 5 ऐड हुआ है, यहां पे मैंने क्या देखा 6 ऐड हुआ है, यहां पे मैं क्या देखा 7 ऐड हुआ है। तो यहां क्या हो जाएगा 8 ही तो ऐड होगा, तो इसमें ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, तो 40 आपके आंसर्स आ जाएंगे। बस तो यही है, आपको समझना पड़ेगा, है ना। देखो ना 10 में 4 ऐड करो 14 आ जाएगा, 14 में 5 ऐड करो 19 आ जाएगा, 19 में 6 ऐड करो 25 आ जाएगा, 25 में 7 ऐड करो 32 आ जाएगा, 32 में 8 ऐड करो देखो आपके 40 आ जाएंगे, तो 40 आपके आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो क्या है 7 में, एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हैविंग पेरीमीटर्स ऑफ 100 मीटर इज। अच्छा, क्वेश्चन में यहां पे देखो कह रहा है एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड हैविंग पेरीमीटर्स 100 मीटर्स। देखो एक स्क्वायर है, ध्यान से समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन को। एक स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर जो है ना वो आपको दे रखा है 100, ठीक है। और इसका कह रहा है एरिया बताइए, तो पहले साइड चाहिए, तो पेरीमीटर से हम साइड निकालेंगे बच्चों, तो साइड बराबर क्या होगा पेरीमीटर बटे 4 आता है, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। और 25 साइड आ जाएगा, तो साइड का अगर आप एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया क्या होता है साइड इनटू साइड होता है, तो 25 इनटू क्या हो जाएगा 25, तो क्या हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा 625। तो यहाँ पे जो होगा 625 है ना, 25 625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको समझाया था क्वेश्चन में कि जब भी पेरीमीटर आएगा तो मीटर होगा तो 1 आएगा, और जब भी एरिया की बात होगा तो स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा 625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, डैश हैज नो डायमेंशंस, राइट। तो क्या होता है पॉइंट, पॉइंट के बाद कोई डायमेंशन ही नहीं होता बच्चों, पॉइंट के बाद क्या होता है पॉइंट, अ पॉइंट हैज नो डायमेंशंस। ये देखो पॉइंट, इसमें क्या होता है कोई डायमेंशंस है, ना तो कोई लेंथ है, ना तो कोई ब्रेथ है, ना तो कोई हाइट है, तो हम ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, अ कंप्लीट एंगल इज मेड ऑफ 2 राइट एंगल्स। क्या हो जाएगा 2, सॉरी 4 होगा बच्चों, 2 नहीं होगा 4 होगा। क्या होगा 4 हो जाएगा, यहां क्या लिखेंगे हम लोग 4। देखो ना ये है कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल होता है ना 1 रोटेशन जो कंप्लीट,
तो एक राइट एंगल्स हो गया, दो राइट एंगल हो गया, तीन हो गया, चार, तो चार राइट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो चार राइट एंगल मिला के क्या बन जाएगा, एक कंप्लीट एंगल बना देगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, द वर्ड्स परसेंट का मतलब क्या आता है, परसेंट का मतलब क्या आता है, पर 100। ये मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पहला क्वेश्चन भी समझाया था, पर 100 होता है, ठीक है, पर 100। परसेंट का मतलब क्या आता है, पर 100 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगर ये आपने 10 का 10 फिलर्स आप खुद से भर लिए हैं तो 10 ऑफ 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो 10 और 10 20 मार्क्स तक के क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो है मैचिंग आ गया बच्चों। देखो मैच आपको कैसे करना है वो ध्यान से समझिए। मैचिंग में क्या कह रहा है, मैच द कॉलम ए विद द करेक्ट टाइम्स ड्यूरेशंस एक्टिविटी फ्रॉम बी, है ना। तो यहाँ पे आपको कॉलम ए दिया हुआ है और यहाँ पे आपको कॉलम बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मैच करना है। अ क्लॉक सो 3:30 PM, तो 3:30 PM में आप क्या करते हैं, है ना, तो वो आपको बताना है, राइट। 3:30 PM जो होगा क्या करते हैं, उसके बाद अ क्लॉक सो 7:15 AM में आप क्या करते हैं, क्लॉक सो 2 PM में क्या करते हैं, क्लॉक सो 8:45 PM में क्या होता है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखेंगे 8:45 PM जो है, तो इस टाइम आप चाहो तो डिनर कर सकते हो, है ना, ये डिनर कहा जाएगा। अच्छा ठीक है। 12 PM में आप क्या कर सकते हो, लंच ब्रेक। 3:30 में अगर हम टी ब्रेक भी कह सकते हैं। अच्छा हाँ, तो इसमें आप टी ब्रेक ले लो, ठीक है। 7 AM में आप मॉर्निंग कर लो, ठीक है, मॉर्निंग का हो जाएगा। एंड 12 में आप लंच कर सकते हो, ठीक है। ये बच्चों एक एग्जैक्टली टाइम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये अप्रोक्सीमेटली हो सकता है ना, क्योंकि एक टाइम फिक्स नहीं है, अप्रोक्सीमेटली, है ना। आप कहोगे नहीं सर हम ये तो लंच जो है ना, डिनर जो है ना, हम तो 9 बजे करते हैं, आपने तो 8:45 PM बोला। हाँ हो सकता है, मैंने एक एवरेज बताया, है ना, यानी कि 8 से लेकर के 10 के बीच में ही कोई भी जो है डिनर होता है, डिनर टाइम्स होते हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। जैसे कि क्लॉक सो 12 PM में हम क्या कर सकते हैं, लंच ब्रेक ले सकते हैं या कुछ उस हिसाब से। वैसे आप कहोगे सर हमारे स्कूल में तो 1 बजे होता है, या फिर अलग अलग टाइम, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये करेक्ट है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से ये एक्यूरेट नहीं कह सकते, ये अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, एक लगभग हो गया, समझ रहे बात को। तो ये वैरी कर सकता है, बट हाँ इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये आपके क्लियर हो गए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब है बच्चों आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि लॉस इक्वल टू SP माइनस CP। देखो आप ध्यान से समझिए, यहां पे कह रहा है लॉस इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। तो अगर हमारे पास ध्यान से समझिए, SP को क्या बोलते हैं बच्चों, सेलिंग प्राइस, और CP को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो हमने क्या होगा, ये तो हमारा देखो ध्यान से पहले SP को क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, ध्यान रखिएगा, और CP को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अच्छा प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब हमारे पास हमने खरीदा कम में, बेचा हमने ज्यादा में, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, पहले ये समझ जाएंगे ना तो फॉर्मूले बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। लॉस कब होगा, जब CP बड़ा होगा, SP कम होगा, तो ध्यान से समझिए, राइट। अब देखो प्रॉफिट, अब क्वेश्चन ये क्लियर हुआ, ये बातें समझ में आ गई। अच्छा प्रॉफिट कब होगा, खरीदे कम में, बेचेंगे ज्यादा में। लॉस कब होगा, खरीदे कम में, खरीदे ज्यादा में, बेचे कम में, है ना, यानी CP बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो लॉस हो रहा है तो SP माइनस CP कैसे होगा, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, CP माइनस SP होगा ना। जब लॉस होता है तो CP बड़ा होता है, तो CP में से SP घटना चाहिए ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट के लिए क्या होगा, SP बड़ा होना चाहिए। तो देखो छोटा में से बड़ा घट रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं SP इक्वल टू क्या होगा, CP प्लस प्रॉफिट। हाँ
प्रॉफिट हम ऐसे तो कह सकते हैं ना, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है जब हम किसी चीज को खरीदे में और आपने 2% या 5% प्रॉफिट लेके बेचा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस प्रॉफिट, सीपी कॉस्ट प्राइस, हाँ ये भी कह सकते हैं, प्रॉफिट माइनस ये भी ट्रू हो जाएगा। अच्छा अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, ये भी ट्रू है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यू, ये भी आपके ट्रू है। ठीक है, ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स थे, बाकी सभी ट्रू थे। कैसे ट्रू थे, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, ये बात आपको पता है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होता है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये भी क्लियर हो गया। इनके बेस पे हमने ये आपको बता दिए, है ना। और ये दो फॉर्मूलेज हैं, इवन ये भी फॉर्मूले ही है। अगर आप कॉन्सेप्ट लेक्चर देखे होंगे हमारे वर्कशीट वाले ना, तो इन सबको आप चुटकियों में उड़ा सकते हो, क्योंकि वर्कशीट में ये सारे क्वेश्चन को मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करा के आप लोगों को एकदम चार्ट बना करके समझाया था, सारे एक एक फॉर्मूले। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, अगर आपको इच्छा है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको वर्कशीट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके वीडियो को देख करके अपनी इस चैप्टर की यानी प्रॉफिट लॉस के जो भी डाउट्स है ना, वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और आपने देख रखा है तो इन सबको आप चुटकियों में सॉल्व कर ही सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस देखो बच्चों, VSAQ आ गया है ना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स आ गए। अब देखो आपके इसको सॉल्व करके आपको दिखाना पड़ेगा, कैसे, लेट मी चेक। कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट करना है आपको 16 मिनट्स 40 सेकेंड्स एंड 50 मिनट्स एंड 34 सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो बच्चों ये बड़ा वैल्यूज है ना, और ये हमारा छोटा वैल्यू है, तो बड़ा में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप चाहो तो यहाँ पे आप मिनट लिख दो, और यहाँ पे आप चाहो तो सेकंड लिख दो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 50 मिनट्स, ये हो गया 34 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 16 मिनट्स, और ये क्या हो गया हमारे पास 40 सेकेंड्स। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ बच्चों आप बहुत ध्यान से देखना, देखो ये 34 सेकेंड्स है और ये 40 सेकेंड्स है, तो इसमें से तो ये सब्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। तो आप एक चीज और याद रखना, 1 मिनट जो होता है ना बच्चों, वो क्या होगा 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, ये याद रखना। अगर हम इनमें से 1 कैरी लेके जा रहे हैं ना, इनमें से अगर हम 1 कैरी लेके जा रहे हैं ना, तो मिनट जब सेकेंड में जाएगा ना तो 60 देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 60 प्लस 34 क्या बन जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 3 9, है ना 94। तो अगर यहां हम लाते हैं तो 94 बन गया। ठीक है, तो 94 में से 40 को लेस करो तो क्या बन जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा 49 बच गया, तो 49 में से 6 को लेस करो तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 3, ये बचेगा 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 33 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स। ये आपका क्या होगा फाइनली आंसर आ जाएगा 33 सेकेंड्स एंड 33 मिनट्स एंड 54 सेकेंड्स आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शंस आपको क्लियर आ गया, समझ में आ गया। तो इस हिसाब से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसके सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं राइट द टाइम यूजिंग एएम एंड पीएम। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पूछा था कि एएम का फुल फॉर्म बताओ बच्चों, पीएम का फुल फॉर्म। तो एएम का जो फुल फॉर्म होता है ना बच्चों, एंड मेरिडियन होता है। आई होप आपने वहां पे आंसर दिया होगा, है ना। नहीं दिया तो अभी आप समझ लीजिए। एएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एंड मेरिडियन, और पीएम का मतलब क्या होता है, पोस्ट मेरिडियन। और भी डिटेल समझना है तो टाइम चैप्टर में आप जाकर के समझ सकते हैं क्यों बोलते हैं पोस्ट मेरिडियन, क्यों बोलते हैं एंड मेरिडियन। इन सब का भी रीजन मैंने दिया है इनके सेपरेट लेक्चर में। ठीक है, अच्छा अब देखो 10:15 इन द मॉर्निंग में क्या हो जाएगा, तो मॉर्निंग में होगा तो एएम ही तो होगा बच्चों, ये एंड मेरिडियन हो जाएगा। 4:36 इन इवनिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पीएम यानी पोस्ट मेरिडियन। यही आपको बताना था कि एएम कब लगेगा पीएम कब लगेगा, ये आपको पता है ना। रात के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक आपको पता है कि एएम लगाते हो, और दिन के 12 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक जो भी होते हैं आप क्या लगाते हो, पीएम लगाते हो।
लगाते हो, पोस्ट मैरिटल लगाते हो। ये चीजें क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, देखो थर्ड में, ड्रॉ एन एंगल विथ ईच मेजर्स 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये बच्चों आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो आप चाहो तो प्रोट्रैक्टर से इसे अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आप स्केल ले लो, स्केल से ऐसे एक लाइन खींच लो, और लाइन खींचने के बाद आप एक 90 डिग्री का एंगल बना देना, है ना, प्रोट्रैक्टर से। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आप इसको ए बोल दो, इसको ओ बोल दो, इसको बी बोल दो, है ना। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री का हो जाएगा। आप इन्हें अच्छे से बना लेना, मैं तो रफली बना के आपको दिखाया है ए पार्ट, ठीक है। अच्छा बी पार्ट में देखो, तो बी पार्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब यहां से आप एक 60 डिग्री का एंगल बना दीजिएगा। ए ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री का एंगल, इसको ओ ले लो, इसको बी ले लो। तो आप यहां पे बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा आपका, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको रफली बनाया है, आप अच्छे से स्केल, पेंसिल्स, प्रोट्रैक्टर इनसे लेकर के आप अच्छे से बनाना, ठीक है ना। इसमें वैसे कह नहीं रहा है, बट हाँ आप प्रोट्रैक्टर से बना सकते हो अच्छे से, ठीक है। चलिए क्लियर हुआ ये क्वेश्चंस, आगे बढ़े। अब क्वेश्चंस नंबर नेक्स्ट देखो, कह रहा है कन्वर्ट 113 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस में। तो देखो बच्चों ये टेम्परेचर्स का मेजरमेंट करने की यूनिट्स होते हैं। जैसे आपके बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी हमारी होते हैं, हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर्स क्या होता है, 98 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना। तो ये चीज आपको पता है, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चंस में, फ़ारेनहाइट को क्या करना है, आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो देखो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद रखना, F-32 मल्टीप्लाई 5/9 होता है। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्या है, देखो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के F-32 इंटू F/5/9 होता है। तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो हमें क्या करना है, 113 डिग्री माइनस 32 इंटू क्या हो जाएगा 5/9, सॉरी 5/9, ठीक है। तो इसमें से करो तो क्या आ जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, और 1 में से जाएगा ना, इसमें से कैरी 11 में से जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 3 11 8 आ जाएगा इंटू 5/9, तो 9 9 जा 81, तो 9 5 45, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 45 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। तो ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, फॉर्मूले जरूर याद करें आप। डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करना होगा, F-32, ये याद रखना क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अच्छे से, F-32 मल्टीप्लाई इंटू 5 क्या होगा 9। ये फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, और फ़ारेनहाइट में करना है तो जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं तो आपका आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चंस में कह रहा है कि अंजू सोल्ड हर बाइसाइकल्स फॉर 3,254 rupees and made profit 645. What was the cost price of the bicycles? ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है, तो एक दो बार जरूर आप पढ़ें। कह रहे अंजू सोल्ड यानी बेचा, तो बेचा कितने में उन्होंने बेचा 3,254 रुपीज में उन्होंने बेच दिया, और प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट कितना कमाया है बच्चों, प्रॉफिट कितना कमाया, RS 645 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। अब करें व्हाट वाज द सीपी, तो सीपी क्या होगा उनका, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बेचा उन्होंने 3,254 रुपीज में, प्रॉफिट कितना कमाया 645, तो कह रहा है कि सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सिंपल, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू क्या करोगे, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दो भैया, आपकी सीपी निकल के आ जाएगा। तो एसपी कितना हमारे पास 3,254 और माइनस 645 कर दो, तो 4 में से 5 जाएगा, नहीं कैरी लो, तो 14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, ये बच गया 4 क्या हो जाएगा 0, क्लियर। अच्छा 6 में से 2 में से 6 जाएगा ना, तो कैरी लो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच गया, ये बच गया 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास
यानी 2609 रुपीज है ना। तो इनका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो था, कितने में खरीदा होगा उन्होंने? खरीदा है 2609 रुपीज में खरीदा है। और प्रॉफिट कितना कमाया उन्होंने? 645 रुपीज प्रॉफिट लिया। तो इसका प्राइस कितना बन गया? 3254 रुपीज का बन गया। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ गया सीपी। तो इस हिसाब से आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूले हैं बच्चों, तो फॉर्मूले को भी आप अच्छे से हाईलाइट कर दे, जिससे कि अगर चेक करते हैं आपके सर या मैम तो वो अच्छे से आपके मार्क्स दे देंगे और उन्हें एकदम ये लगेगा कि बच्चे को अच्छे से आते हैं, प्रॉपर आते हैं, इस वजह से उन्होंने हाईलाइट करते चला। तो जब भी आप पेपर को सॉल्व करते हैं ना, नेट एंड आप जब हैंडराइटिंग लिखते हो वो क्लियर होनी चाहिए, एंड जब फॉर्मूले लगाते हो तो उसको पेंसिल से जरूर बॉक्स बना करके हाईलाइट कर ले, जिससे कि जो भी टीचर चेक करे ना वो डायरेक्ट वहां पे उनका माइंड चला जाए और आपके पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, है ना। चल, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है, आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चंस नेक्स्ट में क्या है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 42 meters and its length is 10 meters, find its width, है ना। उसका ब्रेथ हमें निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर्स दिया हुआ है आपको, तो हमें जो दिया हुआ है, जो दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं। देख लो, एक रेक्टेंगुलर है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ, ये रेक्टेंगल हो गया। अच्छा, पेरीमीटर कितना दे रखा है? 42 मीटर दिया हुआ है। लेंथ कितना दे रखा है? 10 मीटर हमें लेंथ दिया हुआ है। और हमसे ब्रेथ पूछा जा रहा है, ये भी 10 मीटर हो जाएगा, ब्रेथ हमको निकालना है। तो देखो बच्चों, आपको ये पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस क्या होता है? बी होता है। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर क्या दे रखा है हमको? 42। 2 लेंथ कितना दे रखा है? 10। ब्रेथ हमको पता नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो 20 प्लस क्या हो जाएगा? 2b। 20 को इस साइड लेकर के आ जाओ, तो 42 में से 20 माइनस हो जाएगा और 2b हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2b। जैसे इसको डिवाइड कर दो 11 आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगा? 11 मीटर आ जाएगा। तो ब्रेथ कितना बन रहा है आपका? 11 मीटर बन रहा है ना। तो ये चीजें आपके, यही तो पूछा जाता है ना, ब्रेथ बताओ, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। क्लियर? लेंथ 10 है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई, समझ में आ गया आपको? क्लियर? चलो, तो बी हो जाएगा आपका 11 मीटर, आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना है अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो है बच्चों, आपको आगे स्टोरी सम्स के क्वेश्चंस, स्टोरी सम्स क्वेश्चंस क्या है, बहुत अच्छे से ध्यान से करना है बच्चों। ये आपके 3 मार्क्स से क्वेश्चंस होंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके 3 मार्क्स कट सकते हैं, तो आप ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इनको करना है। द पेरीमीटर ऑफ a square is 24 सेंटीमीटर, तो फाइंड इट्स एरिया। तो देखो, पेरीमीटर स्क्वायर आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है? 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, इसे इसको डिवाइड करो, 8 3 24। अच्छा, इसे 6 चौक 24, तो 6 हो जाएगा ना। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर आ गया। एक कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो साइड हमको पता चल गया, है ना। 6 चौक 24, ठीक है। तो एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके आंसर्स आते हैं। तो आपको देखो, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था। पहले आपको पेरीमीटर दिया था, तो पेरीमीटर से हम पहले साइड निकाल लिए, और साइड जब हमें पता चल गया तो ये फॉर्मूला हमको पता है, एरिया का स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो 6 इंटू 6 36, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि मैंने बताया है आपको, जब भी एरिया होता है तो एरिया के साथ स्क्वायर वाले यूनिट्स आते हैं, है ना। तो आप ये लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड
whose length, breadth and heights are there. 15 centimeters, 11 centimeter and 6 centimeter respectively. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है आपका। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिंपल देखो, लेंथ कितना दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर और हाइट कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होता है बच्चों, L इंटू बी इंटू क्या होता है H होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। लेंथ कितना है आपको 15, ब्रेथ कितना है 11 और हाइट कितनी है 6 है। बस इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कर लेंगे आप अच्छे से, है ना। देखो 15 और 66 मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 66, इसका क्या आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा मुझे, है ना। और साइड में इसका यूनिट जो है ना वो क्यूबिक में आएगा, है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये क्यूबिक में आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, पक्का कर लेंगे। चलो ठीक है, बहुत बेसिक है, मल्टीप्लाई करके कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, देखो राजू बाउट 4 पेंसिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कह रहे राजू बाउट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स एट रुपीज 4.35 per packets, 7 पैकेट्स चिप्स रेट है 12 per packets, ठीक है। 8 पैकेट्स ऑफ कैंडीज at 11.25 per packets, 9 bottles of mango juice at 20 per bottles। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, एक बिल बनाना है। कैसे बनाएंगे आप बिल, कैसे बनाएंगे आप बिल, कैसे बनाएंगे, क्या क्या सामान है इसमें, राजू 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं, है ना, जैसे कि आप समझ पाएंगे। हमने एक नेम बना लिया, है ना, उसके बाद हमने क्या लिख देंगे यहाँ पे नेम, यहाँ पे क्वांटिटीज कर दो, ठीक है, क्वांटिटीज कर दो, और यहाँ पे आप रेट कर दो, है ना, और यहाँ पे आप टोटल कॉस्ट कर सकते हो, है ना, TOTL टोटल कॉस्ट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, नेम में सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं ना, है ना, बिस्किट। आप अच्छे से बच्चों इसको करना, बिस्कुट्स, है ना, ठीक है। अब इसको क्वांटिटीज कितने हैं बिस्किट्स के, 4 पैकेट्स है, कितने हैं 4 पैकेट्स है, और एक पैकेट्स के रेट कितने हैं, देखो यहाँ पे रेट दे रखे हैं 4.35, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला। अच्छा दूसरा आप क्या कह रहे हैं, 7 पैकेट्स ऑफ चिप्स, तो यहाँ पे आप चाहो तो चिप्स लिख दो, चिप्स, राइट। कितने पैकेट्स है, 7 पैकेट्स है, रेट कितने हैं 12 पर पैकेट्स है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, 8 पैकेट्स ऑफ कैंडीज, कैंडीज देखो कितने हैं, कैंडीज कितने हैं, 8 पैकेट्स है, रेट क्या है इनका 11.25। अब उसके बाद कितना 11.25, उसके बाद कह रहे हैं 9 बोटल्स ऑफ मैंगो जूस, मैंगो जूस कितने हैं 9 पैकेट्स है, रेट कितने हैं 20 रुपीज, ठीक है। तो ये देखो बच्चों आपको ये दे दिया है, टोटल क्वांटिटीज दे दिया है, ये 4 पैकेट्स हैं, है ना, ये 7 पैकेट्स है, 8 पैकेट्स है, 9 है। अब आपको क्या करना है, इनका टोटल निकालने के लिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इसका रेट कितना निकल के आ जाएगा, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 4 ते 12 और 2 14 हो गया, ठीक है, कैरी 1, 4 चौक 16 1 17, तो 17 रुपीज 40 पैसे हो देंगे किसके, बिस्किट्स के, है ना, क्योंकि 4 पैकेट्स हैं। अच्छा बच सकते 84, 84 रुपीज हो जाएंगे इनके। इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 पंचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूने 16, 4 20 के 0 हाथ में 2, ठीक है, 11 8 88, 88 और ये 2, 90 रुपया हो जाएगा इसका, 9 दूने 18, 180 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आगे इन सभी को टोटल जोड़ दोगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, बिल निकल के आ जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो आप इन्हें चाहे तो ऐड कर लीजिए, चलिए मैं ऐड करके भी दिखा देता हूं। 17.4
84.00 90.00 081, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 40 7 11, ठीक है। 1 10 10 हो गया, 10 10 9 1 मिनट, कैरी 1 है ना, तो 8 2 10 10 9 19 19 हो गया, 19 8 कितना होता है 27 27, और ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है। ये 2 कैरी हो गया तो 1, तो ये जगह 3, तो 371.40 यानी 371.40 इतने का इसका क्या होगा, बिल बनेगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो ध्यान से अच्छे से आप टेबल बनाना बच्चों, है ना। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स है, यहाँ मैंने क्वांटिटीज लिख दिया, यहाँ हमने रेट लिख दिया, यहाँ पे टोटल रेट लिख दिया कि कितने पैसे खर्च किए उन्होंने बिस्किट में, कितने चिप्स में, कितने कैंडीज में, कितने मैंगो जूस में, है ना। इन सभी का अगर मैंने बिल उसको बना के दिखाया तो कितने खर्च हुए 371.40। क्लियर, बात क्लियर आ गया समझ में। अच्छा चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कह रहा है आनंद बाउट अ टेबल्स फॉर 740 एंड पेड फॉर 150 rupees as a transportation charge. He sold it for 1000. Did he earn profit or suffer loss? अच्छा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए क्या कह रहे क्वेश्चन में। कह रहे आनंद जो है ना एक टेबल खरीदा, है ना, जिसका खरीदा कॉस्ट प्राइस कितना था 740 रुपीज है, ठीक है। अच्छा, इस पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा, कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो कितना लग गया 150 रुपीज हो गया, ठीक है। तो इनका टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल, है ना। टोटल अगर मैं सीपी बात करूं तो क्या हो जाएगा 740 और प्लस 150, तो कितना आ जाएगा 0 5 4 9, और ये हो जाएगा 890 रुपया का उनका सीपी होगा। एक्चुअल सीपी कितना बन गया इतना, और उन्होंने बेचा कितना में, 1000 में बेचा है। फिर भी सीपी से एसपी बड़ा है, तो एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। तो प्रॉफिट हो जाएगा, इनको क्या होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट आपका आंसर होगा कितना होगा, तो आप सिंपल 1000 में से 890 लेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 110 रुपीज का। फिर भी इससे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, उन्होंने क्या अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया। कितना अर्न किया ऐसा क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, बट मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। 1000 में से 890 लेस करोगे तो 110 रुपीज को है आनंद ने प्रॉफिट कमाया। कैसे, बात समझ में आया। पहले इन्होंने इतना खरीदा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है ना बच्चों उसी के सीपी पे ही ऐड होता है, इसलिए मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। लाने में भी तो चार्ज लगता है ना, वो चार्ज तो उसमें जुड़ जाएगा, समझ रहे बात को। तो ये आ जाएगा उसका सीपी, एक्चुअल सीपी आ जाएगा, और बेचा उन्होंने 1000 में, तो 1000 में से इतना लेस कर दो, आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। A tailor used 6 meters 25 centimeters of cloth to stitch a skirts. What will be the length of the cloth needed to stitch 7 such skirt? देखो क्वेश्चन को समझो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सब बहुत आसानी से हो जाएगा सॉल्व। कह रहे हैं टेलर यूज, एक टेलर यूज करता है इतना मीटर क्लॉथ एक स्कर्ट पे स्टिच करने में, ठीक है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ सच नीडेड 7, तो एक के लिए इतना होता है, ऐसे देखो ना, 1 क्लॉथ के लिए यानी 1 स्कर्ट्स के लिए आप कह सकते हो अ स्कर्ट स्टिच, स्टिचेस कितना मीटर क्लॉथ रहता है 6 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर। तो 6 स्कर्ट के लिए कितना हो जाएगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए 6 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर को क्या करना है आपको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे देखो 625 है ना, और यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो 7 से पहले मल्टीप्लाई करो, तो 57 से 35 के 5 कैरी 3 आ गया, 7 दूनी 14 15 16 ये आ जाएगा आपका, ये कैरी इसमें आ जाएगा 7 42 है ना 42 आ गया।
अब यहाँ पे देखो 120 सेंटीमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर बनेगा ना बच्चों 43 मीटर्स एंड 65 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा। कैसे होगा सर? देखो ये वाला जो 1 है ना बच्चों, ये उठ के इसमें कैरी बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, तो ये 165 है, तो 100 वाला पार्ट इसमें आ जाता है, तो इसीलिए 43 मीटर्स एंड 65 सेंटीमीटर होगा। एक स्कर्ट के लिए इतना मीटर कपड़ा लगता है, तो 7 के लिए कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्या है, एन इंग्लिश टेस्ट वाज कंडक्टेड आउट ऑफ 80 मार्क्स। यह मतलब एक इंग्लिश का टेस्ट कंडक्ट किया गया जो आपके 80 मार्क्स के थे, जिसमें से कह रहा है कि वनी स्कोर जो है 90% किया है, तान्या जो स्कोर किया है 85% किया है, और प्रोनी जो है 82.5% किया है। तो कह रहा है हाउ मेनी मार्क्स डिड ईच वन स्कोर्स। तो प्रत्येक ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले वनी का निकालते हैं। वनी कितने किए हैं मार्क्स ऑब्टेन? तो कितना है? 90%। तो 90%, 90 आउट ऑफ 100 इंटू क्या होगा? 80 मार्क्स का। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा? नॉट ए बात, 72 मार्क्स ऑब्टेन किए वनी ने। अच्छा, तान्या कितने किए? TANY, तान्या ने कितना स्कोर किए? 85%। 85 आउट ऑफ 100 इंटू कितना हो जाएगा? 80 मार्क्स। तो 0 से 0 कैंसिल। अब इससे काट दो तो कितना हो जाएगा? 4। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 5। 17 पंचे 85, 17 हो जाएगा 70। अच्छा, 17 पंचे 85, ठीक है। अब 17 से 17 चौथा क्या काम? 17 चौका 68, 68%। 68 मार्क्स में किया है ना। 7 के 7 चौका 28 क्या? ठीक है, 4 4 2 6, ठीक है। 68 मार्क्स तान्या ने ऑब्टेन किया है। अच्छा, अब आपको प्रोनी का बताना है। प्रोनी ने कितना किया? 82.5 आउट ऑफ 100 इंटू 80। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक 0 और आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है? 82 इतना अपॉन में कितना आ जाए? मल्टीप्लाई 8 अपॉन 100, इससे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 50। फिर इससे डिवाइड कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां पे देखो 8 दूनी 10 के 0 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, 8 दूनी 16, और ये क्या हो जाएगा 25। अब इसको डिवाइड करके आप लिख देना, है ना। 1650 डिवाइड कर दो। 25 से 1650 को डिवाइड करो। 25 छक्का है ना 150, है ना। 25 छक्का 150 आ जाएगा। 510 66 आ रहा है जी। कितना आ रहा है? 66 आ जाएंगे इनके। ठीक है, प्रोनी ने कितना ऑब्टेन किया? 66 मार्क्स। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, हाउ मेनी मार्क्स डिड ईच वन, राइट। तो वनी ने 72 मार्क्स ऑब्टेन किए, है ना। तान्या ने कितना किया है? 68, और प्रोनी ने कितना किया है? 66 किया है। आप परसेंटेज से भी दे सकते हो। सबसे पहले नंबर पे वनी ने किया था 92%, ठीक है, तो उसके कितने 72 मार्क्स आए। और उसके बाद तान्या 85 थे, तो देखो 68 मार्क्स आए, और ये 82% है, जिसका 66 मार्क्स। तो तीनों को क्लियर हो गए, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका ये जो सेट बी है ना मैथ्स का, ये कंप्लीट होता है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाना, जिससे कि आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।